हेलो स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियसली स्टार्ट करी थी हमारे जूनियर अकाउंटेंट के यानी कनिष्ठ लेखाकार के परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, उसी में हमने इससे पहले 2016 के प्रश्नों के बारे में चर्चा करी और आज हम आपके लिए इसके सेकंड पार्ट में लेकर आए हैं 2015 के प्रश्न और उनसे रिलेटेड उनकी व्याख्या, जिससे हम समझ सकें कि आगे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिएगा, क्वालिटी एजुकेशन का जूनियर अकाउंटेंट का जो कोर्स है वो पेपर 2 की तैयारी आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जोड़ के कर सकते हैं, जिसका कोर्स ऑफर प्राइस में 1799 में रखा गया है और उसी के साथ साथ आपको निःशुल्क यहाँ पर प्रश्नों की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और जल्दी से हमारे इस चैनल के कोर्स पर जुड़कर आप इस कोर्स का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2015 के प्रश्नों की सीरीज। इसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखिए, सबसे पहले तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, ये सीएनजी का सबसे प्रमुख घटक कौन होता है? इसका सबसे प्रमुख घटक होता है सीएनजी का मीथेन। मीथेन और सीएनजी को ही एलएनजी के नाम से भी जाना जाता है। एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस। सीएनजी या एलएनजी, इन दोनों का ही प्रमुख घटक कौन होता है? यहाँ पर मीथेन होता है। अगर इसके प्रश्न के सूत्र आंसर की बात करें तो यहाँ पर मीथेन इसका राइट आंसर होगा। और साथ ही साथ इसके सूत्र के बारे में बात करें तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। CH4 इसका सूत्र होता है। ये नेचुरल गैस कहलाती है, प्राकृतिक गैस कहलाती है और इसी से हमने बना संपीड़ित प्राकृतिक गैस। देखिए, मीथेन को प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है और इसको जब कंप्रेस कर दिया तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहलाती है। साथ ही साथ बात करें एलपीजी, एलपीजी जो है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानी जाती है और इस एलपीजी में जो घटक होते हैं, जैसे कि सीएनजी का घटक मीथेन है, वैसे ही एलपीजी का घटक जो होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन। और इसी में यदि बात करें तो ये जो एलपीजी गैस है ये एक गंधहीन गैस है और जिसके कारण क्या होता है, इसके लीक होने पर इसकी पहचान नहीं की जा सकती है और घरों में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि खाना पकाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसको ऑटो गैस या कुकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है और इसके गंध का पता लगाने, क्योंकि ये गंधहीन गैस है तो गंध का पता लगाने के लिए इसमें थायोएथेनॉल या एथियोएथेनॉल या एथियोएथेनॉल या इसे एक और नाम से जाना जाता है एथिल मरकैप्टेन। एथिल मरकैप्टेन मिला दिया जाता है। तो याद रखिएगा, एलपीजी एक गंधहीन गैस है, गंध रहित गैस है और इसके गंध का पता लगाने के लिए इसमें थायोएथेनॉल, एथियोएथेनॉल या एथिल मरकैप्टेन इसमें मिलाया जाता है। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा हमारा एथेन। प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन का सूत्र क्या होगा? 3 कार्बन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4, एथेन का सूत्र होता है CH3 बॉन्ड CH3, प्रोपेन का सूत्र होता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 और ब्यूटेन का सूत्र होता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो यहां पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ओम, वोल्ट या वॉट। ये तो सामान्य सा प्रश्न यहां पर पूछा गया है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। जबकि यदि अन्य ऑप्शंस की बात करें तो ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। यदि बात करें वोल्ट की तो ये विद्युत विभव और विभवांतर, विद्युत विभव तथा विभवांतर का मात्रक होता है।
और वॉट की बात करें तो ये विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। यदि बात करें विद्युत धारा की तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर Q बटा T, यानी आवेश के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा हमेशा किसी भी परिपथ में धन सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव सिरे की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर ये आरपीएससी के द्वारा इस जूनियर अकाउंटेंट के प्रश्न में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें। सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग जिसके लिए किया जाता है? वन सर्वेक्षण और प्रबंधन, बंजर भूमि की पहचान करना, भौम जल और सतही जल संग्रहण, या उपयुक्त सभी के लिए। देखिएगा यहां पर बात करी है सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग यहां पर किसके लिए किया जाता है? तो देखिए सबसे पहले तो बात करें रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है जैसे कि हमारा टेलीविजन और हमारे हाथ में होल्ड किया गया हमारा रिमोट, जैसे हम दूर बैठकर अपने रिमोट से अपने टेलीविजन को ऑपरेट करने का काम करते हैं, सेम उसी प्रकार से ही यहाँ पर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है ताकि हम पृथ्वी के अलग अलग स्थानों की चित्र, उसकी जानकारियां प्राप्त कर सके, जैसे कि सर्वेक्षण करना हो, पानी के अंदर खनिजों की जांच करनी हो, या जमीन के सतह के अंदर जांच करनी हो, भूमि के अंदर पानी की मात्रा या उसकी उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त करने हो, पेट्रोलियम उत्पादों के प्रमाण प्राप्त करने हो। इन सब की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का। तो सबसे पहला ऑप्शन है वन सर्वेक्षण और प्रबंधन, यानी जो फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन करने का है, उसका मैनेजमेंट करने का, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑफ कोर्स हम किसका प्रयोग करेंगे? हम रिमोट सेंसिंग टेक्निक का प्रयोग करेंगे। तो पहला आंसर ऑप्शन राइट है। उसके बाद बंजर भूमि की पहचान करना, यानी कौन कौन से लैंड ऐसे हैं जहां पर जो फार्मिंग है वो नहीं की जा सकती है, पूरी तरीके से खराब हो चुकी है या पूरी तरह से वो खनिज मुक्त हो चुकी है, तो उन जमीनों की पहचान करने के लिए, उन भूमि की पहचान करने के लिए हम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन भी राइट है। फिर भौम जल मतलब भूमि के जल और उसकी सतह जल संग्रहण की क्षमता, सतह जल संग्रहण के बारे में ज्ञात करना, तो ये भी हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। यानी भूमि पर जल कितने भाग में है, कितने भाग पर जल संग्रहण मौजूद है, पीने का पानी कितना है, या किस पानी से हम कितने प्रकार की, मतलब किस पानी की प्राप्ति हमें पृथ्वी सतह पर पीने के पानी की उपलब्धता हो पा रही है, ये सब जानकारियां प्राप्त करने के लिए हम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उपयोग सभी के लिए हम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और आसानी से हम हमारे विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करा पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें। निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं किया जाता है? देखिएगा बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछा गया है, कहां पर विद्युत धारा उपयोग नहीं की जाती है? तो जैसा कि एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो कमरा ठंडे करने का काम करता है, तो एयर कंडीशनर में ऑफ कोर्स विद्युत धारा का उपयोग किया जाएगा। माइक्रोवेव ओवन खाद्य पदार्थों को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोवेव ओवन भी विद्युत धारा के आधार पर कार्य करता है। सौर कुकर में जो प्रकाश ऊर्जा होती है, सौर प्रकाश जो होता है, सौर प्रकाश किस में परिवर्तित होता है? ये ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और इसी के कारण हमारा भोजन या अन्य उत्पाद जो है वो गर्म हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो सौर कुकर में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है। जबकि रेफ्रिजरेटर में बात करें तो रेफ्रिजरेटर में भी विद्युत धारा का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। और यहीं पर बात करें जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो रेफ्रिजरेटर जूल थॉमसन प्रभाव पर कार्य करते हैं। कौन से प्रभाव पर? जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव पर रेफ्रिजरेटर कार्य करते हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा ये सारे कारण होते हैं, ये सारे उपकरण हैं जहां जिसमें विद्युत धारा उपयोग की जाती है और सौर कुकर में नहीं की जाती। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली कक्षा होती है ध्रुवीय कक्षा, सौर तुल्यकालिक कक्षा, भू तुल्यकालिक कक्षा, या इनमें से कोई नहीं? देखिए बात करें यदि पृथ्वी सतह से विभिन्न कक्षाओं की, जहां पर हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर 3 कक्षाएं होती है। सबसे फर्स्ट, सेकेंड कक्षा और थर्ड कक्षा, ये होती है लियो। फर्स्ट कक्षा जो होती है उसे कहा जाता है लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। दूसरी कक्षा होती है मियो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और थर्ड कक्षा होती है जियो,
जियो स्टेशनरी, अर्थ ऑर्बिट। तो 3 कक्षाएं यहां पर होती है। यदि ऊंचाई की बात करें तो लियो जो होती है 300 से 2000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, जबकि मियो की बात करें तो 8000 से 20,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। 20,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और जियो की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई होती है। तो ये 3 हमारी कक्षाएं होती हैं। और जब भी हम संचार की बात करेंगे तो संचार के लिए जितने भी सैटेलाइट है वो सारे हम ऐसे स्थान पर छोड़ेंगे जिसके कारण उनका फुटप्रिंट सर्वाधिक हो। अब प्रश्न आता है, यह फुटप्रिंट क्या होता है? तो देखिएगा, फुटप्रिंट एक ऐसा स्थान है, जैसे पृथ्वी है तो अगर कोई उपग्रह पास में होगा तो उसके द्वारा संकेत एक निश्चित और कम भूभाग तक ही पहुंचाए जाएंगे, जबकि जो दूर होगा उससे सर्वाधिक भाग तक संकेतों को पहुंचाया जाएगा। और इसी क्षेत्र को, जहां तक उसके संकेत फैलते हैं या पहुंचाए जाते हैं, इस भूभाग को ही फुटप्रिंट कहा जाता है। तो फुटप्रिंट ज्यादा करने के लिए, क्योंकि संचार प्रणाली में सर्वाधिक भागों तक संकेतों को भेजा जाता है, इसीलिए अधिक से अधिक भाग तक संकेतों को भेजने के लिए हम कौन से कक्षा का उपयोग करेंगे? जो सबसे उच्चतम ऊंचाई तक होते हैं। तो सबसे उच्चतम ऊंचाई तक जियो कक्षा होती है। लेकिन यहाँ पर जियो भू तुल्यकालिक कक्षा यहाँ पर मौजूद है। भू तुल्यकालिक कक्षा क्या होती है? इसे कहा जाता है जीएसओ, जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट। और इसकी ऊंचाई की यदि बात करें तो ये लगभग होती है 35,786 किलोमीटर। 35,786 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, जहां पर हम हमारे संचार प्रणाली से संबंधित सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो संचार सैटेलाइट के लिए कौन से कक्षा उपयोग की जाती है? भूतुल्यकालिक कक्षा। इसका राइट आंसर होगा जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, जिसे कहा जाता है। जबकि यहाँ पर हम कौन से जो जासूसी के उपग्रह होते हैं, जासूसी सैटेलाइट होते हैं, जैसे मैटसेट हुआ या अन्य प्रकार के, वो सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं। मियो कक्षा में हम कौन से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं? जो यहाँ पर नेविगेशन से संबंधित होते हैं, नौवहन से संबंधित यहाँ पर सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। नौवहन, तो याद रखिएगा, नेविगेशन सैटेलाइट हमेशा कहाँ लॉन्च किए जाते हैं? मिडिल अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। ऊंचाई लगभग 8,000 से 20,000 किलोमीटर तक की होती है। और यही बात करें लियो कक्षा में मौसम परिवर्तन की बात करें या फिर हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात करें, हमें जैसा कि प्रीवियस प्रश्न में बात करी, पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हम यहाँ पर लियो कक्षा का प्रयोग करते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। जबकि संचार प्रणाली के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम जो सैटेलाइट है वो जियो में या फिर जीएसओ में प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूतुल्यकालिक कक्षा, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें और एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर जो जीएसओ कक्षा में सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, इसका टाइम पीरियड, वैसे तो जियो कक्षा में जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं इनका टाइम पीरियड लगभग कितना होता है? यदि हम बात करें, देखियो, लियो, मियो और जियो की, और एक जीएसओ, लियो 300 से 2000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। मियो की बात करें तो 8000 से 20,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। जियो की बात करें लगभग 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और जीएसओ की बात करें तो 35,786 किलोमीटर लगभग इसकी ऊंचाई होती है यहाँ पर। और इसी के साथ यदि हम बात करें, जो लियो कक्षा का आवर्तकाल होता है, यानी यहाँ पे परिक्रमण काल कितना होता है, जो सैटेलाइट एक चक्र पूरा करता है, वो एक चक्र पूरा करने में कितने समय लेता है? लगभग 90 से 180 मिनट का, 90 से 180 मिनट का लगभग यहाँ पर समय लगता है। वहीं हम बात करें मियो कक्षा में तो 6 से 15 घंटे तक का यहाँ पर समय लगता है। और जियो कक्षा में बात करें तो लगभग 24 घंटे यहाँ पर
आवर्तकाल होता है, यानी एक परिक्रमा करने में 24 घंटे यानी पृथ्वी के बराबर समय लगता है। और जीएसओ में यदि बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न के रूप में पूछा भी गया है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का यहां पर समय लगता है। तो ये है जियो कक्षा, इसका हम प्रयोग करते हैं संचार प्रणाली में, इन दोनों का हम प्रयोग करते हैं संचार प्रणाली में, कम्युनिकेशन में। इसका प्रयोग किया जाता है नौवहन नेविगेशन में, नेविगेशन प्रणाली में। और इसका प्रयोग जासूसी, रिमोट सेंसिंग, यानी पृथ्वी के भूमि के चित्र लेने हो इत्यादि कार्यों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लियो कक्षा का प्रयोग करते हैं। और इसी जासूसी के लिए यदि बात करें, इसी के लिए एक हमने सैटेलाइट की श्रेणी चलाई थी, आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो आईआरएस श्रेणी के यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। तो ये था हमारा इसका आंसर, भूतुल्यकालिक कक्षा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, सीसा संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी कह दो या लेड एक्यूमुलेट बैटरी कह दो, इसको लेड स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है, लेड स्टोरेज सेल कह दो या बैटरी भी इसको कहा जाता है। और इसकी यदि अधिकतम वोल्टता की बात करें, इससे कितना वोल्ट हमें प्राप्त होता है, लगभग 2 वोल्ट हमें वोल्टेज प्राप्त होता है। और लेड स्टोरेज बैटरी में यहां पर कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, HCl किसी भी बैटरी के अम्ल के रूप में प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, यानी यहां पर HCl कोई आंसर नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 को कहा जाता है, और एसिटिक अम्ल CH3COOH को कहा जाता है। तो हम सीसा संचायक सेल या लेड एसिड बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, अम्लों का राजा। और इसी का पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 0 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। और यदि बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तो HCl और HNO3, इन दोनों को मिलाकर 3 भाग HCl, याद रखिएगा 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, यानी इसे किस अनुपात में मिलाया गया, 3:1 में मिलाया गया। 3:1 में मिलाकर इससे क्या बनाया जाता है, इससे एक्वा रेजिया इससे बनाया जाता है, एक्वा रेजिया। और इस एक्वा रेजिया को अम्लराज भी कहा जाता है, अम्लराज। और ये अम्लराज वो है जो सोने चांदी को भी गलाने में सक्षम होते हैं। और यही कारण होता है कि कई बार गांवों में कुछ लोग हमारे गहनों को, ज्वेलरी को साफ करने के बहाने आते हैं और वो हम ही से हमारा ज्वेलरी चुरा कर ले जाते हैं, क्योंकि वो इस अम्लराज का प्रयोग करते हैं, एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं, जो कि सोने, जो कि अक्रियाशील है या निम्नतम क्रियाशील है, उसे भी क्रिया करके गलाने का कार्य करता है। इसीलिए HNO3 और HCl का प्रयोग अम्लराज बनाने में किया जाता है। और एसिटिक अम्ल, इसको सिरका, इससे क्या बनाया जाता है, सिरका, विनेगर जिसे कहा जाता है, जो किचन में खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग इसका सिरके बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सीसा संचायक सेल के लिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर। देखिए वायुमंडल में कौन कौन सी परतें होती है। सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी सतह है, ये पृथ्वी हो गई, ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। बात करें सबसे पहले क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, इसके बाद ताप मंडल या इसे आयन मंडल भी कहा जाता है, आयन मंडल कह दो या ताप मंडल कह दो, इसे कहा जाता है। और उसके बाद होता है बहिर्मंडल।
बहिर्मंडल। तो ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें हैं। यदि बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग पृथ्वी सतह से 0 से 12 किलोमीटर के मध्य होती है। 0 से 12 किलोमीटर का भाग कौन सा भाग कहलाता है? क्षोभ मंडल यानी पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कहलाती है। इसके बाद समताप मंडल की बात करें तो लगभग 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का भाग कौन सा कहलाता है? यह समताप मंडल कहलाता है। फिर 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक का भाग हमारा मध्य मंडल कहलाता है। 80 से लेकर लगभग 400 किलोमीटर तक का भाग हमारा आयन मंडल या ताप मंडल कहलाता है। और लगभग 36,000 किलोमीटर तक का भाग हमारा बहिर्मंडल कहलाता है। यदि हम बात करें यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर चाहे बादल के फॉर्मेशन की बात हो, चाहे बरसात होने की बात हो, चाहे पक्षियों के उड़ने की बात हो, ये सारी चीजें कहाँ पर संपन्न होती है? हमारे इसी क्षोभ मंडल में संपन्न होती है। जबकि जो एरोप्लेन की बात है, यानी एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, हमेशा वो किस भाग में होते हैं? एरोप्लेन इस भाग में उड़ाए जाते हैं, यानी वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। और इसी के ऊपर का क्षेत्र कौन सा होता है? ओजोन परत का क्षेत्र होता है। यहां पर पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत जो कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाली यूवी किरणों से, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें सूर्य जो हैं उनसे हमारी पृथ्वी को बचाने का काम करती है। यानी वो इन हानिकारक विकिरणों को पुनः अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। किसके द्वारा? इस ओजोन परत के द्वारा। और याद रखिएगा ओजोन परत की मोटाई, ओजोन का सूत्र होता है O3, और ओजोन परत जो है उसकी मोटाई को किसमें मापा जाता है? डॉप्सन में मापा जाता है। और ओजोन परत जो है उसे खराब करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? ये गैस होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे प्रशीतक के रूप में या रेफ्रिजरेशन में हम प्रयोग करते हैं। ये इसी ओजोन परत को खराब करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। और इसीलिए 1987 में हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत इस CFC गैस को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारत में CFC गैस का प्रतिबंध 1998 में भारत में प्रतिबंधित किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ और इसी के अंतर्गत CFC को प्रतिबंधित किया। और भारत में यदि CFC की बात करें तो भारत में CFC 1998 में प्रतिबंधित की गई, यानी बंद की गई, इसका प्रयोग बंद किया गया। तो याद रखिए, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी हुई? हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। जबकि समताप मंडल में ओजोन परत इसी समताप मंडल में ही मौजूद है। और यहीं पर इसी समताप मंडल में ही प्लेन उड़ाए जाने की भी जो स्थान है वो भी कौन सा होता है? समताप मंडल ही होता है। और ये लगभग 4 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। ये कितना क्षेत्र होता है? 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर के भाग में ही प्लेन उड़ाने की जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई हो पाती हैं। इसके अलावा न तो क्षोभ मंडल और न ही ओजोन परत। और ओजोन जो गैस है ये कैसी गैस है? विषैली गैस होती है। लेकिन पृथ्वी पर आने वाली, विषैली होने के बावजूद भी पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक विकिरणें यूवी, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी, 3 प्रकार की पराबैंगनी होती हैं। UVA, UVB और UVC। तो इन तीनों में से जो हमारे पृथ्वी सतह पर पहुंचती है वो कौन सी होती है? वो होती है UVA। ये UVA पृथ्वी पर पहुंचती है, पृथ्वी सतह पर। और इसी का प्रयोग हम विटामिन डी के लिए करते हैं। विटामिन डी के लिए प्रयोग की जाने वाली पराबैंगनी किरणें कौन सी होती है? UVA। जबकि बी और सी की बात करें ये बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। इसमें सबसे ज्यादा हानिकारक की बात करें तो ये सी होती है, सर्वाधिक हानिकारक। ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती है और ये कभी भी पृथ्वी सतह पर नहीं पहुंचती है क्योंकि इसे परावर्तित करने का काम इसी ओजोन परत के द्वारा होता है। और बी जो है ये कैंसर किरणें होती है, यानी कैंसर उत्पन्न करने का कारक भी होती हैं। तो ये था हमारा इसका आंसर क्षोभ मंडल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? चिकित्सा शास्त्र में, कृषि में, औद्योगिक किण्वन में, इन सभी में। तो देखिएगा चिकित्सा शास्त्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग आज चिकित्सा क्षेत्र में, चाहे IVF हो
चाहे किसी भी प्रकार से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो जिसके अंतर्गत हमने क्या किया, वर्णांधता के इलाज को खोज रहे हैं, या किसी भी प्रकार की आनुवंशिक बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा सैरोगेसी हुआ, किसी भी अलग अलग प्रकार के वैक्सीनेशन जो हमने निर्मित किए हैं, जो अभी कोरोना के दौरान हमने वैक्सीनेशन प्रयोग किया, वो सारी चीजें इसी जैव प्रौद्योगिकी में के चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत ही यहाँ पर प्रयुक्त की गई है। इसके अलावा कृषि की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स है जिनमें कार्य किया जाता है, जैसे कि बात करें सुनहरा चावल हुआ, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। इसके अलावा हरित क्रांति लाने के लिए हमने जो गेहूं की फसलें उत्पाद प्रयोग किए, उसके लिए भी हमने बहुगुणिता में यहाँ पर प्रयोग करा। इसके अलावा बीटी कॉटन हुआ, बीटी कॉटन, बेसिलस thuringiensis कॉटन हुआ, ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत करते हैं, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी, कृषि से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर औद्योगिक किण्वन यानी इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, तो यहाँ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। यानी चाहे पाश्चराइजेशन हो, चाहे किसी प्रकार से खाद्य उत्पादों को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए, या किसी भी कोई औद्योगिक उत्पाद को बड़े लेवल पर उत्पन्न करने के लिए, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। तो तीनों ही क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी, सभी क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला ठीक से लिखी हुई नहीं है। देखिएगा कौन सी खाद्य श्रृंखला सही से नहीं लिखी है, यानी गलत है, रॉन्ग है, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। हरे पौधे कौन खाता है, इन्हें मृग खाता है, बिल्कुल ऑफ कोर्स। हरे पौधे जो उत्पाद होते हैं, देखो खाद्य श्रृंखला की बात करें तो खाद्य श्रृंखला, हम जैव प्रौद्योगिकी में जब बात इकोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले होते हैं उत्पादक। उत्पादक पेड़ पौधे या इनके अलावा अन्य किसी प्रकार के जो भोजन निर्मित करने का काम करते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता, अब उसमें प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है, प्राथमिक उपभोक्ता को किसने खाया, द्वितीयक उपभोक्ता ने, द्वितीयक उपभोक्ता ने, और द्वितीयक को किसने खाया, तृतीयक ने, उपभोक्ता ने। तो इस प्रकार ये हमारी खाद्य श्रृंखला का प्रकार होता है। तो हरे पौधे क्या है, उत्पादक है, हरे पौधे उत्पादक हैं, और इनको कौन खाता है, मृग खाता है, और मृग को कौन खाता है, बाघ खाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला का प्रकार और बिल्कुल राइट है, कोई गलती नहीं है इसमें। फिर देखिए घास, घास को किसने खाया, चूहे ने खाया। जी बिल्कुल नहीं, घास, चूहा कभी भी घास नहीं खाता, चूहा दाने जरूर खाता है, गेहूं के या हमारे जो दालें होती है वो जरूर खाएगा, लेकिन वो घास नहीं खाएगा। तो चूहा घास को नहीं खा सकता, जबकि बाज चूहे को खा सकता है, सांप बाज को खा सकता है, ये बिल्कुल राइट है। तो ये हमारा रॉन्ग है यहाँ पर, तो ये गलत लिखिए। इसके अलावा और देखते हैं समुद्री शैवाल। देखिए जो समुद्र के अंदर बहुत सारे एल्गी पाई जाती है, वो एल्गी को छोटी मछलियां खाती है, बिल्कुल राइट है। और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों के द्वारा खाया जाता है, और बड़ी मछलियों किसके द्वारा खाई जाती है, शार्क के द्वारा खाई जाती है। तो ये बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीज जो है वो गिलहरी, देखिएगा बीज कौन खाती है, गिलहरी खाती है, बिल्कुल राइट है। बीजों को गिलहरी के द्वारा खाया जाता है, और गिलहरी को कौन खाता है, उल्लू खाता है। देखिए उल्लू जो है वो मांसाहारी है, और वो गिलहरी को खा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी यहाँ पर राइट है। तो यहाँ पर हमारा जो गलत लिखी है वो राइट, वो आंसर कौन होगा, ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर घास को कभी भी चूहा नहीं खाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है, शैवाल, वन के वृक्ष, पर्णहरित या कैक्टस। देखिएगा अजैविक घटक की यहां पर बात कर रहा है। तो बात करें पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के दो भाग होते हैं, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक। अजैविक, देखिएगा जैविक और अजैविक, जैविक क्या होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक हुआ, उपभोक्ता हुआ, परजीवी। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे जैविक घटक होते हैं। उत्पादक हुआ, उपभोक्ता, चाहे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक,
या चतुर्थ उपभोक्ता, ये सारे उपभोक्ता हमारे जैविक घटक कहलाते हैं। यानी जो जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब हमारे जैविक घटकों में शामिल होते हैं, पेड़ पौधे। और इसके अलावा यदि हम बात करें अजैविक कौन है, तो जैविक घटकों को छोड़ के बाकी बचे शेष कारक कौन होते हैं, अजैविक कारक होते हैं। अब इसने यहाँ प्रश्न पूछा इनमें से अजैविक निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए शैवाल, शैवाल जो होते हैं एल्गी, काई को कहा जाता है और वो भोजन बनाने का काम करती है, वो उत्पादकों की श्रेणी में शामिल है। बात करें वन के वृक्ष, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी उत्पादक कहलाते हैं, वो भोजन बनाने का काम करते हैं और जिससे हमें फल उत्पाद इत्यादि प्राप्त होते हैं, तो वो भी हमारे क्या है, जैविक घटक है। यदि बात करें पर्णहरित, पर्णहरित पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती है और भोजन निर्मित करने का काम करती है, तो ये किसी भी प्रकार से जैविक कारक नहीं है। ये पौधों को भोजन निर्माण करने में सहायक जरूर है, लेकिन ये कोई जैविक कारक का प्रकार नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजैविक कारक कौन है, पर्णहरित। कैक्टस रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, इसको नागफणी के नाम से भी जाना जाता है, नागफणी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कैक्टस जो है ये भी भोजन निर्मित करने का काम करती है, तो ये भी एक जैविक कारक ही है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, आंसर राइट है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, देखिएगा क्वालिटी एजुकेशन का जो कनिष्ठ लेखाकार का कोर्स है, यानी जो जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स है, उसमें आपको सब्जेक्टिव वाइज जो आपके सेकंड पेपर के सब्जेक्ट्स हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट आपको केवल मात्र 499 के कोर्सेज में अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ आपको इनकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो आप हमारे क्वालिटी एजुकेशन के इस चैनल में इस कोर्स के साथ आप जुड़कर इसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है। देखिएगा नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में लगभग 78% मौजूद है, लेकिन 78% होने के बावजूद भी नाइट्रोजन को किसी भी प्रकार से पेड़ पौधे सीधे तौर पर ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक चक्र हम बायोटेक्नोलॉजी में प्रदर्शित करते हैं, जिसे नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जाना जाता है। और इस नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन से चक्र यहां पर संपन्न होते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण N2 स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें हम एक और देखते हैं अमोनीकरण, एक होते हैं नाइट्रीकरण और एक होता है विनाइट्रीकरण। यानी क्या हुआ, यहां पर जब पेड़ पौधों की बात करें या उत्पाद जीवों की बात करें, तो जीवों के द्वारा या सीधे ही वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में क्या होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, और उसी नाइट्रोजन गैस का क्या किया जाता है, औद्योगिक स्थिरीकरण किया जाता है, औद्योगिक स्थिरीकरण। और इस औद्योगिक स्थिरीकरण में इसे किस में परिवर्तित किया जाता है, अमोनिया और साथ ही साथ यूरिया। अमोनिया और यूरिया में, यूरिया का सूत्र क्या होता है, CO बॉन्ड NH2 में प्रयोग किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और इसी अमोनिया को, यूरिया को हम उर्वरकों के रूप में किसमें प्रयोग करते हैं, भूमि में मृदा के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं, जिससे पेड़ पौधों में जो नाइट्रोबैक्टर या जीव पाए जाते हैं, वो इसे नाइट्राइट में परिवर्तन करने का काम करते हैं। और नाइट्राइट से किस में परिवर्तित होता है, नाइट्रेट में परिवर्तित होता है, नाइट्रेट। तो इसे नाइट्रिफिकेशन या इसी को कहा जाता है नाइट्रीकरण, जो यहां पर संपन्न होता है। यानी यहां पर क्या होगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्र में उपलब्ध होती है। इसके बाद अन्य की बात करें, अमोनिया, बिल्कुल अमोनिया, यूरिया, ये सब औद्योगिक स्थिरीकरण के द्वारा यहां पर प्राप्त होता है, तो ये भी यहां पर पार्ट है। मृत जीव, देखिएगा जो जीव जंतु क्या है, जो अपने बाय प्रोडक्ट या अपशिष्ट उत्पाद प्रयोग करते हैं, उनमें भी यूरिया उपलब्ध होता है।
यूरिन के अंदर यूरिया पाया जाता है। तो ये सारा भी पुनः क्या होता है, जो जमीन में पेड़ पौधों के लिए वापस नाइट्रोजन चक्र का कार्य करता है, नाइट्रोजन चक्र में शामिल हो जाता है और पुनः नाइट्रोजन चक्र में शामिल होकर उन्हें पेड़ पौधों को नाइट्रेट से नाइट्रोजन की उपलब्धता कराता है, जिससे वो प्रोटीन का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो इसी के अंतर्गत मृत जीव यानी जीव जंतु जब मर जाते हैं तो उनके शरीर में भी जो नाइट्रोजन उपलब्ध है, प्रोटीन उपलब्ध है, वो वापस किसमें, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों से वायुमंडल में वापस परिवर्तित हो जाती है। यानी ये भी मृत जीव भी नाइट्रोजन चक्र का पार्ट है। लेकिन नाइट्रोजन चक्र में कौन सा पार्ट शामिल नहीं है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S नाइट्रोजन चक्र में शामिल नहीं होता है। यहां पर कहीं भी नाइट्रोजन चक्र में हाइड्रोजन सल्फाइड का कोई नाम नहीं होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं होता है। तो ये है राइट आंसर। और नाइट्रोजन चक्र में ये 4 स्थिरीकरण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण संपन्न होते हैं। और याद रखिएगा, कई बार एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो नाइट्रोजन चक्र होता है उसमें नाइट्रोजन जो गैस है वो डायरेक्ट पेड़ पौधों द्वारा कैसे ली जाती है। तो डायरेक्ट पेड़ पौधों द्वारा लेने के लिए यहां पर क्या होते हैं, एक तो बिजली का चमकना, बिजली का चमकना भी कारक हो सकता है, क्योंकि जब बिजली चमकती है तो उसके द्वारा भी, जो लाइटनिंग होता है उसके द्वारा भी ये नाइट्रोजन क्या होता है, पेड़ पौधों को प्राप्त होती है। और इसके अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे राइजोबियम हुआ, एनाबिना राष्ट्रक हुआ, फ्रैंकिया हुआ, बेंजेरिंकिया हुआ, राइजोबियम, ये सारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। यानी ये चने की गांठ में या किसी प्रकार से स्वतंत्र परजीवी के रूप में जो पेड़ पौधों की जड़ों में या मृदा में उपस्थित होकर पेड़ पौधों को सीधे ही नाइट्रोजन की उपलब्धता कराने का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, नाइट्रोजन सल्फाइड जो है वो नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, निम्न में से कौन सा शहतूत की पत्तियों में शहतूत की पत्तियां निम्न में से कौन सा शहतूत की पत्तियां उपयोग में लाता है, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन। देखिएगा, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, एपीकल्चर, और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, मुर्गी पालन को पोल्ट्री, इसको कहा जाता है पोल्ट्री, और मछली पालन को पिसीकल्चर। तो ये यहां पर इनके संबंधित शाखाएं हैं, इनसे संबंधित पार्ट है। और यहां पर बात करें, शहतूत की पत्तियां उपयोग में लाई जाती है, जो एक बॉम्बिक्स मोराई, जो एक रेशम कीट के प्रकार है, इसके द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, शहतूत की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। और ये शहतूत की पत्तियों को खाकर क्या हो जाता है, गोलमटोल हो जाता है। और उसके बाद ये अपने ऊपर एक लार का, अपनी ही लार का एक आवरण बनाता है, और वही आगे जाकर क्या होता है, रेशम का उत्पादन करता है। यानी उसी से उसकी लार ही किस में परिवर्तित हो जाती है, रेशम के धागे में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर शहतूत की पत्तियों का उपयोग किसमें किया जाता है, बी आंसर इसका राइट होगा। किसमें प्रयोग किया जाता है, रेशम कीट पालन में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी जल से होने वाला रोग है, पोलियो, उल्टी होना, दस्त होना, या ये सभी। देखिएगा, वोमिटिंग जल से हो सकता है, ऑफ कोर्स वोमिटिंग का कारण जल से हो सकता है। लूज मोशन, डायरिया होना, ये सब, दस्त होना, ये सब क्या है, ये भी पानी के कारण संभव है। पोलियो भी जल से संभव है, पोलियो भी जल के कारण ही होता है। यानी पोलियो भी क्या होगा, जिसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाना, हाथ पैरों का हड्डियों का मुड़ जाना, ये सारे संपन्न होते हैं। तो ये भी जल के कारण जल जनित रोग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तीनों ही रोग जो है जल जनित होने वाले रोग है। और पोलियो रोग जो है वो किसके कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस के कारण ये रोग संपन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वर्ष 1978 में सफलतापूर्वक जन्म लेने वाले प्रथम परखनली शिशु का नाम रखा गया था, लूसी ब्राउन, दुर्गा, एलेना, स्टीवर्ट और लक्ष्मी। देखिएगा, 1978 में
जो पहली सफलतापूर्वक परखनली शिशु आईवीएफ टेक्नोलॉजी के तहत इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहा जाता है, दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इन विट्रो इन विवो, इन विट्रो और इन विवो। वीवो आप कई बार सुनते हैं, वीवो के फोन वगैरह भी आते हैं, तो ये वीवो का मतलब होता है नेचुरल, यानी प्राकृतिक तरीके से जो बेबी जन्म लेते हैं उन्हें इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जबकि जो इन विट्रो होता है वो परखनली शिशु होता है, यानी इसे कृत्रिम तरीके से परखनली के अंदर निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और पहली परखनली शिशु जो यहाँ पर थी 1978 में, वो कौन थी? लुइस ब्राउन। यहां पर लूसी ब्राउन वर्ड लिखा है, तो एग्जामिनर ने थोड़ा शब्दों के साथ खेलने का काम किया है, तो ये होता है लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन 1978 में यहां पर इसका जन्म हुआ। और 1978 में ये 25 जुलाई 1978 में लुइस ब्राउन का जन्म हुआ एडवर्ड और स्टेप्टो के द्वारा। यहां पर इसे जन्म देने वाले कौन थे? एडवर्ड और स्टेप्टो, एडवर्ड और स्टेप्टो के द्वारा। जबकि 1978 में ही डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा यहां पर जिस बेबी को जन्म दिया गया था उसका नाम था दुर्गा, या इसे कनुप्रिया अग्रवाल, दुर्गा अग्रवाल या कनुप्रिया अग्रवाल भी कहा जाता है, कनुप्रिया अग्रवाल। जबकि बात करें 1986 में जन्म लेने वाली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था हर्षा। अब यहां पर एक प्रश्न यह आता है कि हर्षा को प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी माना जाता है या दुर्गा को प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी माना जाता है? तो देखिएगा, जो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी थी दुर्गा, वो उस समय तक ऑथेंटिक नहीं थी, यानी इसे इसकी मान्यता नहीं दी गई थी, इसीलिए इसे किसी भी तरह से किसी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसीलिए प्रथम जो ऑथेंटिक डेटा के अनुसार अगर टेस्ट ट्यूब बेबी की बात की जाए तो कौन होगी? हर्षा 1986 में जन्म हुआ। और जबकि डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा जो जन्म दिया गया दुर्गा या कनुप्रिया अग्रवाल का था तो 1978 में। तो और यहाँ पर वर्ष 1988 में प्रथम परखनली शिशु कौन होगी? लूसी ब्राउन या लुइस ब्राउन। और ये 1978 में 3 अक्टूबर 1978 में इसका जन्म हुआ था। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा लुइस ब्राउन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है? रेबीज, वर्णांधता, पोलियो, चेचक। देखिएगा, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। पोलियो की बात करें तो पोलियो में क्या होगा? जो पानी के जो यहाँ पर पोलियो की बात करें तो ये क्या होगा? पोलियो जो हड्डियों का तिरछा होना, टेढ़ा होना, ये सब यहाँ पर संपन्न होते हैं, बचपन में होता है, इसीलिए पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। और चेचक की बात करें तो स्मॉल पॉक्स होते हैं, चिकन पॉक्स होते हैं, तो ये चेचक कहलाते हैं, बड़ी माता, छोटी माता जिसे कहा जाता है। लेकिन वर्णांधता जो है ये एक्स गुणसूत्रों के कारण संपन्न होती है। वर्णांधता जो है ये एक्स गुणसूत्रों के कारण संपन्न होती है। एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। और यही कारण है कि एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण ये कैसी हुई? ये आनुवांशिक बीमारी हुई। इसके अलावा एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण एक और रोग होता है, हीमोफीलिया। ये भी किसके कारण होता है? एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। और वाई गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण कौन सा रोग होता है? वाई गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण हाइपरट्राइकोसिस, जिसमें शरीर पर अनचाहे बाल उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर पर बहुत ज्यादा घने बाल आने लग जाते हैं, वो हाइपरट्राइकोसिस रोग कहलाता है। और इसके अलावा एक और रोग होता है बाल्डनेस, गंजापन। ये दोनों रोग वाई गुणसूत्र के कारण होते हैं, जबकि एक्स गुणसूत्र के कारण कौन से होते हैं? हीमोफीलिया। इसी के साथ साथ यदि बात करें तो डाउन सिंड्रोम ये किसके कारण होता है? 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण
ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर में दो गुणसूत्र जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, वो दो गुणसूत्र यहाँ पर कितने हो जाते हैं, तीन संख्या में हो जाते हैं। संख्या में कितने हो जाते हैं, तीन। इसी को कहा जाता है ट्राइसोमी। वैसे होने चाहिए दो, लेकिन ये कितने हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं संख्या में, जिसे ट्राइसोमी कहा जाता है। तो ट्राइसोमी के कारण कौन सा रोग होता है, डाउन सिंड्रोम रोग होता है, यानी गुणसूत्र, एक अतिरिक्त गुणसूत्र यहाँ पर बन जाता है, ये कहलाता है डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, ये पांचवें गुणसूत्र के कारण, फिफ्थ गुणसूत्र के कारण, फिफ्थ गुणसूत्र की शाखा में कमी हो गई या किसी प्रकार के कोई शाखा कट गई तो उसके कारण ये रोग होता है। इसके अलावा होता है इसके अलावा एक रोग और होता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम ये 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण, 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण। और एक और रोग होता है जिसे कहा जाता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, और ये 13वें गुणसूत्र में, 30th गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण संपन्न होता है। तो यहां पर ये वर्णांधता जो है ये क्या होगा, अनुवांशिक रोग होगा, और इसके कारण क्या होगा, हमारे नेत्र जो है वो हरे, लाल और नीले रंग के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। और याद रखिएगा ये वर्णांधता जो रोग जो है ये किसके कौन सी कोशिकाओं में कमी के कारण होता है, तो कोन सेल या जिसे कहा जाता है शंकु कोशिकाओं में कमी के कारण उत्पन्न होता है। तो एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण वर्णांधता हो जाती है और इससे हरे, लाल और नीले रंग के प्रति आंखें असंवेदनशील हो जाती है, और इसमें कोन सेल की संख्या में कमी हो जाती है। तो राइट आंसर इज बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पीलिया जिसकी बीमारी है, पीलिया किसकी बीमारी है, प्रश्न यहाँ पर यह है पीलिया किसकी बीमारी है। तो देखिए वृक्क से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, आमाशय, अग्नाशय से, लीवर से या आंख से। तो देखिए पीलिया की बात करें तो पीलिया को हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। पीलिया का अन्य नाम क्या है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस रोग जो है वो किससे संबंधित है, हिपैटिक कोशिकाओं से संबंधित है। इसका नाम इसीलिए हेपेटाइटिस रखा गया है क्योंकि इसका संबंध किससे है, हिपैटिक कोशिकाओं से, हिपैटिक कोशिकाओं से। और ये हिपैटिक कोशिकाएं किससे संबंधित होती है, ये हिपैटिक कोशिकाएं होती है हमारे लीवर से संबंधित, क्योंकि लीवर का जो निर्माण है वो इन्हीं हिपैटिक कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। तो हिपैटिक कोशिकाओं से लीवर संपन्न होता है और इसी के कारण रोग का नाम रखा गया हेपेटाइटिस, और इसको पीलिया भी कहते हैं। तो यानी ये किसकी बीमारी है, ये लीवर से संबंधित, यकृत से संबंधित बीमारी है। और एक और चीज, इस पीलिया में शरीर में आरबीसी अधिक मात्रा में टूटने लग जाती है। यहां पर क्या होगा, आरबीसी टूटने लग जाती है, और इस टूटने के कारण शरीर में दो पदार्थ, बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन, ये दो पदार्थ निर्मित होने लगते हैं, और ये धीरे धीरे कहां पर, लीवर के अंदर जमा होने लग जाते हैं, लीवर के अंदर जमा होना प्रारंभ कर देते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बहुत ज्यादा मात्रा में निर्मित होती है क्योंकि आरबीसी टूटना प्रारंभ कर देती है बहुत ज्यादा, जिसके कारण लीवर के अंदर ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जमा होने लग जाते हैं, और इसी के कारण आंख, त्वचा और आंखें, त्वचा और नाखून पीले पड़ जाते हैं, और साथ ही साथ यूरिन भी कैसा आता है, यूरिन भी पीला आता है। तो ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका लीवर होगा, लीवर से संबंधित ये बीमारी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जीव विज्ञान में रोग प्रतिरक्षा का अर्थ क्या है, इम्यून सिस्टम। देखिए रोग कैसी इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करते हैं। तो संक्रमण से लड़ने की क्षमता, ऑफ कोर्स प्रतिरक्षा का मतलब होता है जो हमारे शरीर में संक्रमण होता है उससे लड़ने की क्षमता कहलाती है। इसके अलावा बीमारियों से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है।
जलन और एलर्जी, एलर्जी है ये, एनर्जी नहीं है, एलर्जी से बचने की पर्याप्त सहनशीलता, बिल्कुल सही है। जो हमारे शरीर में कई बार किसी को हवा से एलर्जी होती है, किसी को पानी से एलर्जी होती है, किसी विशेष प्रकार से नमी से एलर्जी होती है, या किसी विशेष खुशबू से एलर्जी होती है, तो ये सारी चीजें एलर्जी से बचाने का काम भी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता करती है। यानी ये तीनों ही तात्पर्य किसके हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। तीनों ही कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें। पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया था वो कौन थे? जोनास सॉल्क, अल्बर्ट साबिन, थॉमस फ्रांसिस, वॉटसन होम। देखिएगा, बात करें जो पोलियो का वैक्सीन है, पोलियो के दो वैक्सीन है, एक होता है आईपीवी, एक होता है आईपीवी और एक होता है ओपीवी। एक होता है ओपीवी और एक होता है आईपीवी, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, और दूसरा होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये दो प्रकार के वैक्सीन यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। ये इंजेक्टेड यानी इंजेक्शन के थ्रू शरीर में पहुंचाया जाता है, और ओपीवी ओरल होता है, यानी ये ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की, जिसके बारे में हमने सुना है। तो जॉन सॉल्क जो है, इन्होंने आईपीवी की खोज करी थी, यानी आईपीवी के खोजकर्ता कौन है? जॉनस सॉल्क हैं। और अल्बर्ट साबिन जो है, इन्होंने ओपीवी की खोज करी थी, ओरल पोलियो वैक्सीन की। जॉन सॉल्क भी इन्हें कहा जाता है, जॉन सॉल्क इन्हें कहा जाता है, इन्होंने इसकी खोज करी। और साबिन ने किसकी खोज करी? ओरल पोलियो वैक्सीन की। और बात करें ओरल पोलियो वैक्सीन, ये विश्व का एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जो ओरली यानी दो बूंद जिंदगी की, यानी ये केवल ओरल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि बाकी सारे वैक्सीनेशन कैसे होते हैं? इंजेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर ओरल पोलियो वैक्सीन साबिन के द्वारा ये खोजा गया था 1961 में, 1961 में, जबकि 1952 में इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन की खोज हुई थी। तो पोलियो का सबसे प्रथम बार टीका जिन्होंने विकसित किया वो कौन हुए? जॉन सॉल्क या जोनास सॉल्क। यहां पर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक पोस्ट तैयार करने के लिए वर्मी कंपोस्ट, क्रमिक पोस्ट यानी वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है उसके तैयार करने के लिए काम में नहीं लिया जाता है? देखिएगा, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? जो केंचुए से निर्मित होता है। केंचुए क्या करते हैं? जो जैविक उत्पाद होते हैं या जैविक अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, उन जैविक अपशिष्ट उत्पाद का क्या करते हैं? वो वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं। और जैविक अपशिष्ट क्या होते हैं? जो जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु हो, उनके द्वारा अपशिष्ट। तो हरी पत्तियां जो होती है वो जीव जंतु होते हैं, उनसे ही प्राप्त होती है, इसलिए ये क्या है? जैविक उत्पाद के रूप में काम में लिया जाता है। कृमि पोस्ट या वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए पुराने समाचार पत्र, ये भी जो जैविक उत्पाद है उन्हीं का ही प्रकार है, क्योंकि ये पेपर वगैरह होते हैं उन सबको किससे बनाया जाता है? पेड़ पौधों से ही बनाया जाता है, इसलिए यह भी इनका प्रयोग किया जाता है। गत्ते के टुकड़े भी एक तरह से जैविक उत्पाद का ही पार्ट है, तो इन तीनों का तो प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक जो है वो अजैविक है। प्लास्टिक कई सालों तक पृथ्वी से समाप्त नहीं होता है, ये अजैव निम्नीकृत होता है। तो प्लास्टिक अपशिष्ट जो होते हैं वो कभी भी यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए प्रयोग में नहीं लिए जाते। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक अपशिष्ट यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, जो क्रमिक कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए प्रयोग नहीं लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी उत्पन्न करती है डर्मेटोसिस, पेलाग्रा, रिकेट्स या स्कर्वी। देखो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, ये डर्मेटोसिस जो है ना, ये वसा की कमी से उत्पन्न होता है। ये वसा की कमी से उत्पन्न होता है, और ये किससे संबंधित है? त्वचा से संबंधित रोग है। ये त्वचा से संबंधित रोग है। पेलाग्रा की बात करें तो ये विटामिन B3 की कमी से ये रोग उत्पन्न होता है। रिकेट्स की बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है, विटामिन डी की कमी से। और स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से ये रोग उत्पन्न होता है। तो यहां पर हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का आंसर कौन सा हो जाएगा? विटामिन B3, और इसी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
पेलाग्रा, और इसी के कारण क्या होता है, ये त्वचा से भी संबंधित इसमें रोग दिखाई देते हैं और साथ ही साथ दिमाग भी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है यहाँ पर। और इसी के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के प्रभाव या शरीर में तनाव उत्पन्न होने की समस्या भी दिखाई देने लग जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा पेलाग्रा। रिकेट्स हड्डियों से संबंधित रोग है, बोन से संबंधित रोग है, और स्कर्वी त्वचा से संबंधित रोग है। तो ये सारे यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, पेलाग्रा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा कनिष्ठ लेखाकार, जो अब हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पर टोटल पेपर 1 और पेपर 2 के 25 टेस्ट श्रृंखलाएं यहाँ पर रखी गई हैं। इसमें टॉपिक वाइज 12 और फुल सिलेबस 8+5 यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसका ऑफर प्राइस मात्र 399 यहाँ पर रखा गया है। तो आप इसके साथ जुड़कर हमारे द्वारा फैकल्टीज के द्वारा यहाँ पर जो आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्रव का आयतन मात्रक है। देखिए द्रव का आयतन किसमें मापा जाता है, वास्तविक तौर पर द्रव का आयतन हम किसमें मापते हैं, लीटर में। बहुत सामान्य प्रश्न है, लीटर में मापते हैं। ये लीटर गलत लिखा हुआ है, लीटर कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है, लीटर कैपिटल से लिखा जाता है, एमएल को मिलीलीटर से एमएल से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम द्रव का किसमें मापते हैं, लीटर में मापते हैं। तो द्रव का आयतन मात्रक क्या होगा, लीटर, यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है केवल भौतिक अभिक्रियाएं, केवल रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं, केवल रासायनिक परिवर्तन। देखिए मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन साथ ही साथ मोमबत्ती के पिघलने के साथ साथ उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा गैस, ताप, ये सब भी उत्पन्न किया जाता है। और जब भी गैसें और ताप उत्पन्न होता है तो वो रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है। तो रासायनिक प्रक्रिया के कारण ये भौतिक परिवर्तन है, अभिक्रिया गलत है। केवल रासायनिक अभिक्रिया ये कहना भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर मोम जो है किसमें परिवर्तित हो रही है, द्रव में परिवर्तित हो रही है। तो भौतिक परिवर्तन भी है। तो भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं, और केवल रासायनिक तो बिल्कुल सही है। भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है, क्योंकि मोमबत्ती जब जलेगी तो गैस, ताप भी उत्पन्न करेगी और साथ ही साथ मोम किसमें परिवर्तित होगा, मोम जो है वो द्रवित अवस्था में, लिक्विड में परिवर्तित होगा। तो इसलिए यहाँ पर भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O के लिए सही कथन है। कॉपर का अपचयन हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का अपचयन और कॉपर का ऑक्सीकरण होता है, कॉपर और हाइड्रोजन दोनों का अपचयन होता है, या यह ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया नहीं है। देखिएगा यहाँ पर अभिक्रिया की बात करें तो CuO जब कॉपर को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है, वो कॉपर ऑक्साइड में CuO में परिवर्तित हो जाता है और इसकी सतह कैसे हो जाती है, कालापन आ जाता है। और जब इसके ऊपर तप्त कॉपर ऑक्साइड के ऊपर यदि हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें तो वो क्या होगा, पुनः कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा और उसके ऊपर छोटी छोटी जल की बूंदें आ जाएंगी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए कॉपर ऑक्साइड था और कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हुआ, अभिकारक से उत्पाद जब बना तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन समाप्त हो गया, यानी ये क्या हुआ, अपचयन। ये कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन। कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ, जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं थी, अब यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, जबकि कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। याद रखिएगा हमेशा अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है वो केवल किसमें संपन्न होती है, अभिकारकों में संपन्न होती है, ना कि उत्पादों में। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। अब हम अपने ऑप्शन को देखें तो कॉपर का अपचयन, जी नहीं, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, कॉपर का अपचयन नहीं हुआ है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, ये सही है लेकिन ये गलत है। हाइड्रोजन का अपचयन और कॉपर का ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का अपचयन नहीं हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। कॉपर और हाइड्रोजन दोनों का अपचयन हुआ है, जी नहीं, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, कॉपर का अपचयन नहीं हुआ है। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है तो ये भी गलत है, और हाइड्रोजन का तो ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए हो ही नहीं सकता है, और यह ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया नहीं है। अगर यहां लिखा होता ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है तो राइट आंसर होता, लेकिन यह नहीं है।
तो अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, देखिएगा अब यदि हम यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं हो रहे तो अब वापस हमें शब्दों को समझना पड़ेगा। ये कॉपर ऑक्साइड है जबकि यहाँ पर लिखा है कॉपर, कॉपर का अपचयन हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या करा, कॉपर ऑक्साइड है लेकिन कॉपर यहाँ पर लिख कर दिया है, तो बिल्कुल कॉपर का अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो हमारा इसका राइट आंसर हमें ये लेना होगा। अगर मान लीजिए यहां पर ये लिखा होता कि दोनों ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, तो फिर ये ऑप्शन भी गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पर केवल कॉपर लिखा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड नहीं लिखा है, तो राइट आंसर हमारा डी होता। लेकिन यहाँ पर इसने यहाँ पर नहीं लिख दिया, इसलिए अब हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, कॉपर का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण है। देखिएगा उभयधर्मी की बात करें, इन्हें कहा जाता है एम्फोथेरिक, उभयधर्मी, एम्फोथेरिक, एम्फोथेरिक मेटल ऑक्साइड भी इन्हें कहा जाता है या उभयधर्मी धातु ऑक्साइड भी इन्हें कहा जाता है। तो देखिए यहां पर बात करें धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड, सामान्यतः धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्षारीय मतलब क्षार के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, जंग लगा हुआ लोहा, जंग लगा हुआ लोहा Fe2O3, Fe2O3 होता है और इसे हम क्या करते हैं, मधुमक्खी चींटी के काटने पर शरीर पे त्वचा के संपर्क में लाकर इसे रगड़ते हैं जिससे जलन समाप्त हो जाती है। तो ये Fe2O3 जंग लगा लोहा कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है, जो मेथेनोइक एसिड जो चींटी के काटने पर क्या होता है, उसकी जलन को प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो ये कौन सी गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, क्षारीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। जबकि यदि बात करें अधातु ऑक्साइड की, तो अधातु ऑक्साइड कौन से होते हैं, जैसे CO2, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी उदाहरण के लिए जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे या किसी तरह से और किसी अन्य उत्पाद लिए जो सोडा हुआ, तो भूखे पेट लेने से क्या होता है, एसिडिटी उत्पन्न करते हैं क्योंकि उनमें कौन सी गैस उत्पन्न उपस्थित होती है, CO2, यानी ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जबकि क्षारीय गुण Fe2O3 जंग लगा लोहा, लोहा ये कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं, क्षारीय, जबकि ये अम्लीय। लेकिन कुछ धातु ऐसे और धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों ही गुण प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है उभयधर्मी धातु ऑक्साइड। और याद रखिएगा Al2O3, ZnO जिंक ऑक्साइड और साथ ही साथ Cr2O7, ये सारे क्या होते हैं, उभयधर्मी धातु ऑक्साइड होते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, उभयधर्मी धातु ऑक्साइड का जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है उन्हें उभयधर्मी धातु ऑक्साइड कहते हैं। और इसका राइट आंसर होगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जबकि ये कैसे गुण का है, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, जैसा कि हमने यहां पर बात करी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग कहाँ होता है। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को CFC कहा जाता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग वैसे तो हम प्रशीतकों में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं ठंडा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एरोसोल बनाने के लिए भी, स्प्रे बनाने में भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, CFC का उपयोग होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। क्योंकि एरोसोल क्या होता है, एरोसोल जैसे हमारे स्प्रे हुआ, डीओ हुआ, उनमें गैस को द्रवित अवस्था में परिवर्तित करने के लिए एरोसोल का उपयोग किया जाता है। और जैसे हम नोजल को दबाते हैं तो उससे पानी की बूंदें गैसीय रूप में बाहर निकलती है, तेजी से स्प्रे के रूप में बाहर निकलती है, तो उसे एरोसोल तकनीक कहा जाता है। तो एरोसोल स्प्रे बनाने में CFC का उपयोग करते हैं, बिल्कुल राइट है। विलायक के रूप में यानी घोलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, विलायक के रूप में किसी पदार्थ को घोलने के लिए CFC गैस का प्रयोग किया जाता है, राइट है। प्रशीतक के रूप में, जैसा कि हमने बताया रेफ्रिजरेटर में भी इसका प्रयोग करते हैं, तो प्रशीतकों में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी CFC का उपयोग इन तीनों कार्यों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर है। तीनों का उपयोग, तीनों में ही CFC गैस का उपयोग किया जाता है। और जैसा कि हमने बात करी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत 1987 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि ओजोन गैस के शरण में बहुत ज्यादा प्रभावी थी, सबसे ज्यादा मुख्य गैस थी, इसके कारण इसका प्रयोग वर्तमान में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
तो ये थे हमारे जूनियर अकाउंटेंट के 2015 में प्रश्नों का समावेश, जिनकी व्याख्या हमने करी। आगे की सीरीज में हम टॉपिक वाइज आपके लिए प्रश्नों की चर्चा जरूर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।